अब आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस। तो हमारी जो इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस चल रही हैं उनमें हम आगे बढ़ेंगे। बेटे आपने ना अकाउंटिंग में स्टार्टिंग में कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़े होंगे, नहीं पढ़े थे तो उनको पढ़ना, थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जैसे कि उसमें एक कंसेप्ट होता था अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, उसको हम ना पीरियोडिसिटी कंसेप्ट भी कहते हैं। वो कहते हैं कि अकाउंट्स के अंदर क्या करेंगे हम लोग, अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हर 12 महीने के बाद हम अपनी बुक्स को दोबारा एक बार ब्रेक देंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। हम जब 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम लोग एक बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स। तो जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो हम करेंगे कुछ एडजस्टमेंट्स, ताकि हम यहां से लेकर यहां तक का अपना प्रॉफिट और लॉस पता कर सकें, परफॉर्मेंस चेक कर सकें। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ता है? यहां पर हमें लगाना पड़ता है मैचिंग कंसेप्ट। तो जाकर के कंसेप्ट में पढ़ना कि पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या था, मैचिंग कंसेप्ट क्या था। अब मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि देखिए, आपने जब अपने फाइनल अकाउंट्स बनाए तो फाइनल अकाउंट्स बनाते समय आपने अपना सेल, अपना रेवेन्यू 12 महीने का लिया। तो यहां पर खर्चे भी आपको 12 महीने के लेने चाहिए। सर हमारी बुक्स क्लोज हो गई 31 मार्च को। बिल्कुल ठीक है, आपकी बुक्स क्लोज हो गई 31 मार्च को, मार्च के एंड लास्ट डेट को आपकी बुक्स क्लोज हो गई। अब बेटे हमारे बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, हमारे स्टाफ को हम लोग सैलरीज देते हैं, और हो सकता है हम अपनी जगह का किराया देते हैं। ये सारे के सारे काम ना हम क्या करते हैं, हम ना नेक्स्ट मंथ में 7 तारीख 10 तारीख के आसपास करते हैं। आपने देखा होगा भाई, पूरा महीना खत्म होने के बाद महीने का बिल आपके पास आता है। तो मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि जब आप अपने फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तो जितने पीरियड का रेवेन्यू लिया है 12 महीने का, तो 12 महीने के खर्चे भी दिखाना। तो हमारे यहां पर फरवरी तक तो कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन सोचो यहां जो मार्च के महीने के खर्चे हैं, बिजली का बिल है, स्टाफ की सैलरी है, किराया है, ये सब हम अप्रैल के अंदर पे करते हैं। इसका मतलब यहां पर तो मार्च के खर्चे आएंगे नहीं, क्योंकि मैंने उनको खर्चों को अभी तक पे नहीं कर रखा। तो उन्हें इन खर्चों में शामिल करवाया जाता है। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि अगर 12 महीने का रेवेन्यू लिया है तो 12 महीने के खर्चे भी तो दिखा भाई। मैंने कहा भाई कैसे दिखाऊं, जब मार्च खत्म हो गया तो मेरे पास वो खर्चों की डिटेल ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि गगन डिटेल तो तुम्हारे पास मिल जाती है, हम कौन सा अकाउंट उसी दिन बना लेते हैं, लेकिन आपको तय ये करना है कि जो मार्च का बिजली का बिल आया वो आप अप्रैल के महीने में पे कर दोगे, तो उसे आप अगले साल अप्रैल के खर्चों में डालोगे या पिछले साल में मार्च के खर्चों में डालोगे। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है भाई आपको पिछले साल मार्च के खर्चों में डालना होगा। अब ये सारी बातें छोटे लेवल की नहीं है, थोड़े से बड़े लेवल की बातें हैं, इसीलिए अगर आपको ये बातें ना समझ में आ रही हो तो थोड़ा कंसंट्रेट करो। बुक ने आपको क्या कहा पहले वो पढ़ते हैं। बुक कह रही है कि एडजस्टमेंट एंट्रीज आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। जब साल खत्म होता है ना, जब साल आपका खत्म हो जाता है तब आप ये एडजस्टमेंट्स प्रिपेयर करते हो, सो दैट फाइनल अकाउंट शो ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जिससे आपके फाइनल अकाउंट सही रिपोर्ट दे पाए।
दीज आर डिस्कस्ड इन डिटेल इन द चैप्टर फाइनल अकाउंट्स। वो कह रहे कि बच्चा जब थोड़ा अकाउंट सीख जाएगा तो हमारे सिलेबस का 11th का लास्ट पार्ट होता है फाइनल अकाउंट्स बनाना, वहां पर हम ये बातें बच्चे को समझा पाएंगे। ठीक है। नाउ उसमें एडजस्टमेंट एंट्रीज में सबसे पहली एडजस्टमेंट आती है क्लोजिंग स्टॉक, जिसे हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। Now, outstanding expenses are expenses that are of the current year but have not been paid till the year end. ये जो हमारे मार्च का खर्चा था, ये मार्च का खर्चा मैंने 31 मार्च तक पे नहीं किया, क्योंकि जनरली इनका खर्चा मैं अगले महीने में पे कर रहा होता हूं। तो हमारी मैचिंग प्रिंसिपल कहती है कि नहीं भाई, आपको जब रिपोर्ट बनानी है तो खर्चे को इसी पीरियड के अंदर शो करना है। तो उसी को हम बोलते हैं एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। यानी खर्चा यहां पर हो गया था, बस उसकी पेमेंट आगे गई है, तो यहां पर वो खर्चा क्या था? आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट येट पेड। तो हम अब आपके साथ डिस्कस क्या करेंगे? हम आपके साथ यही चीजें डिस्कस करेंगे। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। ठीक है, ये सारा मैंने आपको बताया कि किस वजह से हमें ये ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं। बुक ने कहा कि गगन छोड़ो, बच्चों को फाइनल अकाउंट्स बनाते समय डिटेल में बताना, अभी उनको बताओ कि सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती हैं एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। यानी कि ईयर के एंड पर दीज एक्सपेंसेस आर इंकर्ड, यानी आप इनका आनंद उठा चुके हो 31 मार्च तक, बट नॉट येट पेड, लेकिन 31 मार्च तक आपने इनकी पेमेंट नहीं की होती है। तो मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं ना, इनको रिकॉर्ड करो। तो फिर अगर आपने खर्चा पे कर दिया होता तो आप एंट्री बना चुके होते, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो वो कहते हैं गगन अब इसकी एंट्री बनेगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। जैसे कि वेजिस आपकी 31 मार्च की पेंडिंग है, तो आपने वेजिस को वेजिस आउटस्टैंडिंग में डाल देना है। ठीक है। वो कह रहे हैं कि सपोज आपने वेजिस अकाउंट्स में 5,50,000 पे कर दिए। अब मैं 2 मिनट समय लूंगा क्योंकि थोड़ी गहराई की बातें हैं। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है 12 महीने का। आपने 11 महीने तक के खर्चे पे किए हुए होते हैं। ये जो 12वें महीने का खर्चा है ना, ये आप अगले साल में पे करते हो। इसीलिए अगर मैंने यहां पर इस साल में वेजेस देखा, तो मान लो वेजेस आ रही हैं 5,50,000। बुक कह रही है कि गगन वेजेस अकाउंट के अंदर 5,50,000 आ रहा है, तो बेसिकली ये 11 महीने का है। तो 1 महीने की वेजेस जो निकल के आएंगी वो निकल के आएंगी 50,000, और वो हमारी मार्च वाली अभी पेंडिंग चल रही हैं। कब? इस डेट पर पेंडिंग चल रही है 31 मार्च को। तो इसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। यानी मैंने वर्करों से काम तो करवा लिया, लेकिन मैं पेमेंट कब देता हूं? अगले महीने की 7 तारीख को, अगले महीने की 10 तारीख को, तो इसलिए वो आउटस्टैंडिंग है। नाउ क्योंकि ये अभी आपने पे करना है, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री। तो फिर अब आप एक एंट्री और पास करोगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग 50,000 50,000। मतलब आप बता रहे हो कि वेजेस का खर्चा हो गया है, लेकिन उसके पैसे अभी देने बाकी हैं। ठीक है। इट इज माय लाइबिलिटी, ये मेरी लाइबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट। वो कह रहे आउटस्टैंडिंग वेजेस एक लाइबिलिटी होती है और इसे हम इंक्रीज इन लाइबिलिटी मान के क्रेडिट करते हैं। तो हम इसको यहां पर इसको हटा देते हैं।
क्योंकि ये भी आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैंने आपको ये बताया था। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। सर थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, आपने कैसे खिचड़ी बना के लिख दिया। लो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट जो भी दिया होगा टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। इसका अमाउंट जनरली क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होता है, अगर ना दिया हो तो फिर मैंने बताया, क्वेश्चन बताएगा कि 11 महीने का है तो 11 से डिवाइड कर देना। फिर आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। सेकंड इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब इसको भी समझ लेते हैं। सर ये मेरा फर्स्ट ईयर है, ये मेरा सेकंड ईयर है, और यहां पर मान लो 1 नवंबर को मैंने एक कार खरीदी और मैंने कार की इंश्योरेंस करवा ली। कार की इंश्योरेंस करवाने में मुझे 12,000 रुपये देने पड़े, और कार की इंश्योरेंस 1 साल के लिए करवाई गई। तो यानी कि ये जो मैंने दिया, ये अगले साल तक 31 अक्टूबर तक का खर्चा मेरा 12,000 रुपये चला गया, मैंने यहीं पे कर दिया। यानी कि मैंने इस साल में जब इंश्योरेंस करवाई थी तो मैंने एंट्री बना दी थी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000। जब यहां पर ईयर एंड हुआ तो मुझे पता चला, अरे भाई ये खर्चा तो मैंने अगले साल तक का पे कर रखा है। मैचिंग प्रिंसिपल कह रहा है कि भाई मैचिंग प्रिंसिपल के साथ चलो, यानी इस साल में ये खर्चा नवंबर दिसंबर 2 महीने, जनवरी फरवरी और मार्च 5 महीने का था, 7 महीने का अगले साल का है। तो जो 7 महीने का जो अमाउंट है वो यहां पर मेरे पास कहलाएगा प्रीपेड। समझने का प्रयास करना, जितना समझ में आए उतना समझने की कोशिश करना। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, आपने खर्चे एडवांस में दे दिए। एक्सपेंसेस दैट आर फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल का खर्चा कैसे होगा भाई? कुछ खर्चे होते हैं जो साल दर साल पे किए जाते हैं, साल भर की सब्सक्रिप्शन चल रही होती हैं। नाउ इन्हें हम बोलते हैं प्री पेड एक्सपेंसेस। अगर आपने अगले साल के खर्चे पे करने हैं, इसको हम बोलते हैं प्री पेड एक्सपेंसेस। तो प्री पेड एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर पेड इन एडवांस। यानी कि जो खर्चा आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा है, ये जो इंश्योरेंस का खर्चा आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, इसके अंदर शामिल है मेरे अगले साल का अमाउंट भी। तो सर जब मैं इंश्योरेंस की पेमेंट करता हूं उसी समय मैं एडजस्ट कर देता हूं? नहीं, ये सारे काम हमें ईयर के एंड पे करने पड़ते हैं। तो जो मेरा इंश्योरेंस का खर्चा है उसमें अगले साल का अमाउंट शामिल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एडजस्ट करूंगा। इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, यानी मेरे खर्चे में पहले से पे किया हुआ खर्चा शामिल है। तो इसके लिए अब मैं एंट्री बनाऊंगा, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। यानी अगर क्वेश्चन मुझे कहता है इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो मैं कहूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रेलिवेंट एक्सपेंस अकाउंट, ये एंट्री हम बनाएंगे। अब आप बेटे यहां पर अगर आप देखोगे तो उन्होंने एग्जाम्पल में क्या समझाया, वो कह रहे कि हमने जुलाई में 12,000 रुपीज की इंश्योरेंस पे की थी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो प्री पेड इंश्योरेंस में पहली समस्या तो ये होती है कि हमें मैथमेटिक्स करके अमाउंट भी ढूंढना पड़ता है। तो 12,000 आपने पे किया था 12 मंथ्स के लिए, तो एक महीने के लिए कितना होगा? 12,000 डिवाइडेड बाई 12। अगर 12,000 12 मंथ का है तो इसको 12 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 1,000 पर मंथ। ठीक है, आपने खर्चा पे किया था जुलाई से, तो ये आपने जो खर्चा पे किया था वो जुलाई से लेकर के नेक्स्ट ईयर जून तक जाएगा। यानी अप्रैल, मई और जून, इसका मतलब ईयर जब एंड हुआ था तो ये 3 मंथ का खर्चा एडवांस में गया हुआ है।
तो 3 मंथ का पहले तो अमाउंट निकालेंगे, ये आएगा 3000। तो वो कह रहे इसका मतलब है कि पेमेंट हैज बीन मेड फॉर अ पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, मतलब नेक्स्ट के 3 महीने का ये एडवांस है। तो और अगले 3 महीने की जो हमारी पेमेंट है वो हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंस है। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, हम उसे अपने पास एसेट बनाएंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट 3000। तो पहले तो एंट्री याद कर लेनी है। एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, ये हमारी एंट्री होती है। दूसरी दिक्कत है कि सर इसमें अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा मैथमेटिक्स लगता है, ठीक है। और याद रख लेना है कि प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है वो मेरे पास एसेट होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरे पास लाइबिलिटी होती है, और प्रीपेड एक्सपेंस मेरे पास एसेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट। नाउ अब आ गई मेरे पास एक्रूड इनकम या फिर इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड जैसे खर्चे होते हैं ऐसे ये भी इनकम भी हो सकती है मेरे पास आउटस्टैंडिंग। एक्रूड ऑब्लिक आउटस्टैंडिंग इनकम, जिसे हम बोलते हैं इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। जैसे आपने एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग पढ़ा था कि खर्चा कर दिया लेकिन पे नहीं किया, तो इनकम आउटस्टैंडिंग क्या है कि मैंने इनकम अर्न कर ली है लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुई। ऐसा होता है, इंटरेस्ट के केस में ऐसा होता है। तो आप एंट्री पास करोगे एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। और ये मेरे पास क्या है, एक्रूड इनकम मेरे पास एसेट है, ठीक है। मुझे अगर इनकम के पैसे नहीं मिले हैं तो इसका मतलब अगले साल मुझे ये पैसे मिलेंगे, और जिस चीज के मुझे पैसे भविष्य में मिलने हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, वही मेरे लिए एसेट है। तो इसको भी आप रट लोगे, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। और जनरली इसके लिए इंटरेस्ट का एग्जांपल लिया जाता है। एक्रूड इनकम मेरे लिए एक एसेट होता है और इसीलिए मैं इसको डेबिट कर रहा हूं। अब आ जाता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम एक्रूड का उल्टा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। ये एक अकाउंटिंग ईयर है, ये दूसरा अकाउंटिंग ईयर है। ये 31 मार्च है। फरवरी के महीने में क्लास 11th के पेपर हो गए, स्टूडेंट पास हो गया। 11th क्लास में पास होना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। स्कूल में पेपर बनते हैं, स्कूल में टीचर चेक करती है, डिफिकल्ट होता है। पास हो गया बच्चा, खुश हो गया कि हाँ सर मेरे नंबर आए, क्लास में सभी के कम आए लेकिन मेरे उनसे ज़्यादा आए क्योंकि मैं आपसे पढ़ता था। तो उसने मेरे पास क्या किया, मार्च में ही 12th क्लास का एडमिशन करवा लिया और उसने मुझे फीस दे दी। कह रहे लो गगन सर ये आपकी फीस मुझसे ले लो। उन्होंने मुझे फीस दे दी। अब ये फीस थी नेक्स्ट ईयर की, क्योंकि 12th के एग्जाम तो वो अगले साल देगा। उसने मुझे एडमिशन करवाया और फीस दे दी, तो मुझे फीस मिल गई। अब ये
31 मार्च को जब मैं अकाउंट्स बनाऊंगा तो ये 12,000 रुपए मेरे लिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हैं, क्योंकि इसके बदले में मैंने अगले साल में बच्चे को पढ़ाना है। तो जैसे इनकम एक्रूड होती है, मतलब कमाई कर ली, पैसे नहीं मिले, इसी का उल्टा होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कई इंडस्ट्री में, कई सर्विस सेक्टर में पैसे एडवांस में मिल जाते हैं, काम बाद में होता है। दिस इज कॉल्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये मेरी उत्तरदायित्व है, दिस इज माई लाइबिलिटी। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होगा, तो ये मेरी लाइबिलिटी होगी, इट इज माई लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी जो होती है वो क्रेडिट होती है। तो मैं एंट्री बनाऊंगा इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और इसमें बस एक राहत की बात यह है कि इसमें हमें गणित नहीं लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन के अंदर हमें सीधा सीधा अमाउंट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये 4 एंट्री हैं जो थोड़ी सी अभी आपके लिए डिफिकल्ट है। पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है कि आप ये पहचाने क्या एसेट है और क्या लाइबिलिटी है। जो एसेट है वो डेबिट है, जो लाइबिलिटी है वो क्रेडिट है। एसेट क्या होता है, जिसके बदले में भविष्य में पैसा मिलना है। तो अगर इनकम एक्रूड है तो पैसा मिलेगा, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस है तो भविष्य में बेनिफिट मिलेगा। ये दोनों एसेट हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं सिंपल सी 2 एंट्रीज की। ये बहुत सिंपल है, एक तो है डेप्रिसिएशन और दूसरा है एमोर्टाइजेशन। बेटे हमारे पास जो एसेट्स होते हैं, जिसे हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, ये हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं टेंजिबल, दूसरे होते हैं इनटेंजिबल। मैंने कार खरीदी, नई कार, मान लो 8 लाख रुपए की नई कार है। तो धीरे 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 ये कार 1 लाख रुपए की रह जाएगी, इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। मान लो मैंने कोई पेटेंट लिया था और पेटेंट मुझे 10 लाख रुपए का मिला था, तो ये भी मुझे कुछ पीरियड के लिए मिला होगा, उसके बाद इस पेटेंट की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी हमारे जो एसेट्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो समय के साथ साथ गिरती है। तो आपने एसेट खरीदा, उसकी वैल्यू समय के साथ में गिर रही है, तो ये आपका लॉस हो गया। जो टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू गिर रही है उसको हम बुलाते हैं डेप्रिसिएशन, और इनटेंजिबल एसेट की जो वैल्यू गिर रही है उसे हम बुलाते हैं एमोर्टाइजेशन। अब ये भी मेरे लिए नुकसान है और ये भी मेरे लिए नुकसान है, और नुकसान मेरे लिए क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो यहां पर मैं एंट्री बनाऊंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। एसेट अगर गिरते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं, और ये लॉस है इसलिए डेबिट हो गया। और यहां पर एंट्री बनाऊंगा एमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी मेरा इनटेंजिबल एसेट था वो क्रेडिट। तो देखो पहले तो समझो, डेप्रिसिएशन क्या है, एक लॉस है, और ये फिक्स्ड एसेट्स का लॉस है, इसलिए फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो वो क्रेडिट। एमोर्टाइजेशन भी सेम लॉस है, लेकिन वो इनटेंजिबल एसेट का है, इसलिए इनटेंजिबल एसेट्स में क्रेडिट। यानी यहां पर पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, इनकी बातें हो रही है। अब यहां पर आपको याद रहे इसलिए उन्होंने बताया कि गगन बताओ बच्चों को कि ड्यू टू यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब हम फिक्स्ड एसेट्स को यूज करते हैं, ना करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स डिक्रीजेस एवरी ईयर एंड दिस फॉल इन द वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन।
तो डेप्रीसिएशन इज द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रिटर्न ऑफ ओवर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन अ सिस्टमेटिक मैनर। इसके लिए हमारे पास अलग से चैप्टर आएगा। तो लेफ्ट में वो कह रहे हैं कि गगन डेप्रीसिएशन क्या है, आपकी एसेट की वैल्यू में गिरावट है। अब उस गिरावट को अकाउंट्स एक रिकॉर्ड करने का एक सिस्टमेटिक मेथड देता है, तो वो सिस्टमेटिक तरीके से उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये सारी डिटेल हम आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी तो मुझे एंट्री रिकॉर्ड करनी है। नुकसान का नाम क्या है, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट अकाउंट। और इनटेंजिबल एसेट्स किसके लिए होता है, ये एमोर्टाइजेशन जो होता है वो इनटेंजिबल एसेट्स के लिए होता है, तो उसकी एंट्री होती है एमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इनटेंजिबल एसेट। एक लास्ट बात और, उसके बाद में ये टॉपिक खत्म। हालांकि हमारे पास अभी बैंकिंग वाली एंट्रीज बाकी हैं, पर उसमें सिखाने वाला ऐसा कुछ नहीं है, बना सकते हो। साल के एंड में मेरे पास कुछ सामान बच गया जो कि सेल नहीं हो पाया, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो अगर आपको क्वेश्चन बताए क्लोजिंग स्टॉक, तो ये एंट्री आपने याद कर लेनी है। इसकी एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और इसमें जो अमाउंट आता है वो आता है लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये आता है ड्यू टू प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ठीक है, बट गहराई की बातें बाद में करेंगे। ये मोस्टली एंट्री आपको एक दो दिन लगेगा इनको याद कर लेनी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करता हूँ, करवाते हुए इनको समझाता हूँ कि ये कैसे बन रही है, आपको कुछ कुछ याद भी हो जाएंगी मेरे साथ साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 16, नंबर 1, वो कह रहे हैं गगन इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट मतलब इनकम है, ड्यू हो गई है, बकाया हो गई है, लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुई। इनकम रिसीव नहीं हुई तो इसका मतलब भविष्य में पैसा मिलेगा। यस, मेरा एसेट बन गया। यस, तो फिर मैं इसकी एसेट को डेबिट करूंगा। इंटरेस्ट एक्रूड लिखूं या ड्यू लिखूं, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये मेरी इनकम है और ये पैसा मुझे मिला नहीं है, ये मुझे भविष्य में मिलेगा। लो, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, आउट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 3000 इज ड्यू फॉर रिसिप्ट ऑन 30th June। वो कह रहा है कि आउट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द ईयर 3000 इज ड्यू, मतलब मेरा इंटरेस्ट ड्यू है और ये मुझे जून में मिलेगा, तो वही सेम एंट्री मेरी इसकी भी पास हो जाएगी। सैलरीज का मतलब खर्चा, पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, खर्चा है, पेबल है, लाइबिलिटी है, तो यहां लिखो टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट और खर्चे को डेबिट कर दो। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कितना अमाउंट था, 25,000। ठीक है, तो ये हमने एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग की एंट्री बनाई। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग मेरी होती है लाइबिलिटी, इसलिए मैंने क्रेडिट किया है, और खर्चे को मैंने डेबिट कर दिया। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 रिलेट टू नेक्स्ट ईयर। तो आपने रेंट मतलब खर्चा और आपने एडवांस में दे दिया, तो अगर मैंने किसी को चीज एडवांस में दे दी वो मेरे लिए बन जाएगी एसेट्स। तो मैं लिखूंगा रेंट पेड इन एडवांस, या फिर मैं ऐसे लिखूंगा प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, 10,000 और 10,000। प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, तो डेप्रीसिएशन मेरे लिए नुकसान होता है,
लिखो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, एसेट का नाम है फर्नीचर। मेरा फर्नीचर 50,000 रुपए का है और उसकी कीमत में गिरावट 10% हुई है, तो ये 5,000 हो गया। तो आपने 50,000 नहीं लिखना, 50,000 इज योर फर्नीचर की कॉस्ट। जो डेप्रीसिएशन है वो 10% है। 10% किसका? कॉस्ट का। गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि अगर आप अपने सामान का इस्तेमाल करते हो तो परचेज क्रेडिट होगा और जिस काम में यूज करे वो डेबिट हो जाएगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, कॉस्ट प्राइस से ये एंट्री पास होती है। रिसीव्ड कमीशन ऑफ 10,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। आपको 10,000 रुपए चेक के द्वारा मिले हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू कमीशन और टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। 5,000 यहां और 5,000 यहां। ठीक है, ये आप होमवर्क में लेके जाइए। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब तो पुरानी थी। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलिए, एक दो छोटी छोटी बातें रह गई हैं जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। मैं इसको खत्म ही कर देता हूं। चलिए, ये दोनों सिंपल ट्रांजैक्शन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए क्लियर कर देता हूं। बेटे, ये है हमारा बिजनेस यूनिट और ये है हमारा ओनर। हमारी अकाउंटिंग कहती है कि हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के साथ चलते हैं। ठीक है, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। अकाउंटिंग कौन कर रहा है? तो अकाउंटिंग कर रहा है बिजनेस। ओनर ने बिजनेस को मनी दिया, जिसको हम नाम देते हैं कैपिटल। तो बिजनेस ओनर को इस कैपिटल के ऊपर देता है इंटरेस्ट। आप अकाउंटिंग बना रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस को कैपिटल के ऊपर ओनर को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए खर्चा है या इनकम है? मुझे तो लगता है भाई ये बिजनेस के लिए खर्चा है। ओनर ने बिजनेस को कैपिटल दी, बिजनेस ने उसके ऊपर इंटरेस्ट ओनर को दिया, तो बिजनेस के लिए ये क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि गगन सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है, तो आपको केवल यह ध्यान रखना है कि एंट्री कौन बना रहा है? बिजनेस बना रहा है, और बिजनेस के लिए खर्चा है। अगर आप ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया तो आप गलत कर दोगे, आपको इनकम नजर आएगी। तो इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये सब आपको याद करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? इसी का उल्टा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये बिजनेस है और ये ओनर है। अब ओनर को पैसे की जरूरत पड़ी तो ओनर ने बिजनेस से ड्राइंग कर ली, यानी कि पैसा ले लिया, और बिजनेस ने उससे इंटरेस्ट मांग लिया। अब ये इंटरेस्ट हमारे लिए बिजनेस के लिए हो गई इनकम। तो अब एंट्री क्या होगी? तो अब इसके लिए हमारी एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ये अब बिजनेस के लिए हो गई इनकम। सर, एक बात बताओ, हमने कैपिटल अकाउंट को क्यों डेबिट और क्रेडिट किया? देखिए, ओनर के पैसे व्यापार में पड़े हुए होते हैं, तो लेन देन कैश में नहीं होता। बिजनेस कहता है मैं तुम्हारी कैपिटल में जोड़ दूंगा या मैं तुम्हारी कैपिटल में से माइनस कर दूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ओनर की कैपिटल बढ़ती है, क्रेडिट हो गई। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करने से वो घटती है, इसलिए वो डेबिट हो गई।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये दोनों ट्रांजैक्शन भी मैंने आपको बता दी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखनी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। तब आपको समझ में आएगा क्या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है, क्या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए फायदा है, क्रेडिट होगा। इफेक्ट दूसरा कैपिटल में जाएगा। जो आज की क्लास है उसको ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में, हर टेस्ट में इनमें से एंट्रीज जरूर आपसे पूछी जाएंगी। और अब हमारे पास ज्यादा आगे पढ़ने को कुछ बचा नहीं है, हमारा कंसेप्ट खत्म हो चुका है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस में इन चीजों को बार बार यूज करेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इनको आप याद कर लेना। और अब आप मेरी तरफ से कोई भी इलस्ट्रेशन उठा करके बनाना चाहो तो वो बना सकते हो। जो बच्चे कॉन्फिडेंट हैं वो बना सकते हैं, जिन्हें डर लग रहा है वो मेरी इंतजार करेंगे। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और प्रैक्टिस में धीरे धीरे ये चीज़ें फिर से रिपीट करवाऊंगा, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे और फिर कहेंगे वाह गगन सर मज़ा आ गया। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।